Hello everyone, welcome back to my channel. If you like this video, please hit the like button and please keep sharing my videos with your near and dear ones. And if you want to watch more such videos, please subscribe to my channel. So today we are going to talk about cancer. In this video, I'll be discussing few generalized idea about cancer and what is the data all over the world about cancer patients. I'll also tell you general do's and don'ts about cancer. And last thing, how Reiki can help in cancer. So let's talk about data all over the world about cancer patient. को ये जानकर हैरानी होगी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कैंसर पेशेंट्स की इंडिया में है। जी हाँ। और क्या रीजंस हैं? एक जनरलाइज जैसे हम मीडिया में देखते हैं, कभी आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, तो क्या जनरल रीजंस हैं कैंसर होने के? तो सबसे पहले पॉल्यूटेड एयर में इतना पॉल्यूशन है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं वो बहुत कंटामिनेटेड है। एयर पॉल्यूशन के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रीजन है अनहाइजेनिक वाटर का। फूड भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम खा रहे हैं, चिकन ले रहे हैं या यहाँ तक कि हम जो मिल्क भी यूज़ कर रहे हैं वो भी कंटामिनेटेड है। इसके साथ साथ और भी बहुत से रीज़न है। ओबेसिटी बहुत मेजर रीज़न होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। पुअर लाइफस्टाइल एंड एक्सपोजर टू सम केमिकल्स, जैसे कुछ लोग ऐसी केमिकल पॉल्यूटेड फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनको भी कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके साथ साथ जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं या टोबैको बहुत सालों से लगातार ले रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। सो अगर हम इसकी बात करें कि कैंसर जब हो जाता है तो उसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान देते हैं, बट क्या हम प्रिवेंशन के लिए कुछ करते हैं? एक्चुअली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और वैसे भी कैंसर, बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं जो कैंसर की क्योर होने में, क्रोनिक कैंसर के ऊपर वर्क करते हैं, बट क्या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो कैंसर प्रिवेंशन की अवेयरनेस देते हैं? सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या कॉमनैलिटीज़ हैं कुछ कैंसर पेशेंट्स की। 90% ऑफ कैंसर पेशेंट्स के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैंसर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर, जिसमें से जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ कैंसर है दैट इज क्योरेबल। वो क्योरेबल है, बट हमें अवेयरनेस चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए हमारी एक तो डिजीज ठीक से डायग्नोज हो जाए, ट्रीटमेंट सूटेबल हो जाए और वो ट्रीटमेंट हमें टाइम पे मिलने लगे, तो कैंसर इज क्योरेबल। कुछ वेरी फ्यू नंबर ऑफ कैंसर, काइंड ऑफ कैंसर ऐसे हैं जिनको क्योर करना पॉसिबल नहीं है और दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट मेजर पार्ट है जिसके ऊपर हम एक्चुअल में वर्क कर सकते हैं। सो मैं कुछ कॉमनैलिटीज़ के बारे में बात करती हूँ कि वर्ल्ड डेटा के अकॉर्डिंगली, रिसर्च के अकॉर्डिंगली 90%, 97% लोगों में ये फैक्टर्स कॉमन पाए गए। ये जिस रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के, ऐसे साइंटिस्ट की रिसर्च है जिन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा डेटा, कैंसर पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा किया और उसके ऊपर ये कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैंसर पेशेंट, जिन लोगों को भी कैंसर, तो उनकी सबसे कॉमन फैक्टर है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनकी बॉडी में अगर वेस्ट क्लियर, स्टमक क्लियर नहीं हो पाता तो वो बॉडी टॉक्सिक हो जाती है और वो जो टॉक्सिन है वो एक हार्मोन क्रिएट करता है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन डोमिनेट कैंसर के रूप में पनप जाता है और जिसका क्योर था, प्रिवेंशन है, बट क्योर अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए फर्स्ट स्टेज पे तो देन इट इज क्योरेबल। सेकेंड पॉइंट जो है बहुत कॉमन है, जिन भी पेशेंट्स को, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, एल्कलाइन नेचर है अगर उनकी बॉडी टाइप का, उसमें भी कैंसर, ऐसे जिन लोगों को एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ होता है, ऐसे लोगों में अगर ट्यूमर हो जाए तो वो ट्यूमर की ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपकी बॉडी का एसिडिक लेवल। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम एसिडिक ना हो। थर्ड थिंग, लैक ऑफ स्लीप, जिन लोगों को नींद कम आती है या इंसोमेनिया है या स्ट्रेस लेवल है या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है जिन लोगों को कैंसर और रिसर्च में पाया गया कि वो कुछ टाइम से ठीक से सो नहीं पाते थे। अब स्लीप कैसे कंट्रीब्यूट करती है? अगर आपको प्रॉपर नींद आती है तो जब हम सोते हैं तो मेलाटोन एक
हार्मोन है जो रिलीज होता है, और वो जो मेलाटोनिन है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, जिसकी वजह से योर बॉडी इज एबल टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, और वो पीछे हमारी बॉडी में पनपता नहीं है। इसलिए स्लीपिंग क्वालिटी भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कैंसर से बचने के लिए। एक और बात, 97% ऐसा पाया गया है कि जितने भी कैंसर पेशेंट जिनको उनकी लाइफ में 1-2 साल पहले कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा से वो निकले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर हुआ होता है। छोटे छोटे स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन डीप रिजेंटमेंट 2 साल से ऑलरेडी चल रहा होता है। एंड इट कैन, द रीजन कैन बी एनीथिंग। समटाइम्स यू गो थ्रू बैड रफ पैच इन योर रिलेशनशिप, डिवोर्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, समटाइम्स लॉस ऑफ योर लव्ड वंस, लॉस ऑफ योर चाइल्ड, और अपने नियर एंड डियर से कुछ बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम के इश्यूज हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार बहुत मेजर प्रॉपर्टीज इशू चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ऐसा कोई भी फैक्टर अगर आपकी लाइफ में 1-2 साल से चल रहा होता है, तो ये बहुत कैंसर पेशेंट्स में कॉमन माना गया है। इसके साथ साथ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा इफ़ वी से दैट कैंसर इज द डिजीज ऑफ डीप रिजेंटमेंट। हाँ, आपकी पास्ट लाइफ में या अभी आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड जो आपकी डीप रिजेंटमेंट है, उससे भी कैंसर होने का बहुत बड़ा एक वजह बन सकती है। एक मैंने काफ़ी साल पहले एक बुक पढ़ी थी, लुइस हे की, उसमें जो यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे ने उस बुक में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, सेल्फ स्टोरी में एक्सप्लेन किया है कि व्हेन शी वाज मोर देन 40s, अर्ली मिडिल 40s, उनको कैंसर हो गया एंड वजाइना कैंसर हो गया, और उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया व्हेन शी वाज 5 years शी हैड बीन रेप्ड एट द एज ऑफ 5, सो वजाइनल कैंसर उनको हुआ था। ऐसा और मेरे भी अपने नोन में somebody said, and at the age of 40-45 she had the breast cancer, and she has gone through a very bad phase in her relationship, so this was the reason of her cancer। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके डीप रिजेंटमेंट ही रीजन रहे हैं कि वो कैंसर में टर्न हो गया। ये सब जानकारी मिलने के बाद फिर भी एक सबसे बड़ा चैलेंज जो एक कैंसर पेशेंट के लिए आता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, और ये बिल्कुल स्टैम्प लग जाती है, ये कंफर्म हो जाता है, एकदम पक्का हो जाता है, पत्थर की लकीर हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक बिलीफ ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। सो ये एक फील ही कि उनको एक ऐसी डिजीज़ हो गई है जो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, वो लाइफ फ्राइटनिंग जैसा काम करती है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ को, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट यू बिलीव दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप देखिए, कुछ ऐसी रिसर्च देखिए जहाँ पर एक नीता मूरजानी की एक बुक है, उसमें भी शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड सो मेनी अदर डिसऑर्डर्स एंड शी वाज इन कॉमा, एंड आफ्टर मेनी डेज ऑफ बीइंग इनटू कॉमा शी एक्चुअली सर्वाइव्ड। ऐसी कुछ एक और मैं आपको वीडियो बताती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल उस पर बनी है। एक मूवी बनी है मांझी, जिसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर है, और सिद्दीकी उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, और ये रियल स्टोरी पर बनी है, जिसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं उनकी वाइफ की डेथ एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए पैर स्लिप होके गिर जाती है। वो किसी गांव में रहते होते हैं जिसमें उस पहाड़ी को क्रॉस कर दूसरी तरफ जाना होता है, तो उसमें जाते हुए उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब ही वॉज रियली वेरी डीपली इन्वॉल्व इन लव विद हर, सो तब वो सोचते हैं, वो पहाड़ उनका दुश्मन बन जाता है, वो सोचते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट कर सड़क बनाऊंगा ताकि आगे से इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर किसी की डेथ ना हो पाए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक इंसान इतनी बड़ी पहाड़ी को तोड़कर सिर्फ एक ही छेनी और हथौड़ा से मारते मारते उसके ऊपर एक्चुअल में यहाँ सड़क बनी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त निकले तो प्लीज़ ये मूवी देखिए, मांझी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, जिससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा दैट नथिंग, और वो बहुत इसके लिए बिल्कुल ठीक उसके लिए कहना होगा कि दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, और वो रियल स्टोरी पे बनी है।
एक इंसान ने एक्चुअल में वो सड़क वहाँ पर अकेले ही शुरू करी थी, बाद में उनको गवर्नमेंट से, सरकार से ये सब उनको मदद मिली और जिसकी वजह से उस सड़क का बनना पूरा हो पाया। अब जब हम ये बार बार अपने आप को विश्वास दिलाते हैं दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो चीज़ें एक्चुअल में होने लगती हैं। एक और कैंसर पेशेंट के लिए मैं इन्फॉर्मेशन बताती हूँ दैट डिजीज कैन बी हील्ड इफ यू आर विलिंग टू चेंज द वे वी थिंक एंड बिलीव एंड एक्ट। जब आप अपनी सोचने का तरीका बदलेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे, अपने एक्शंस बदलेंगे, तो एक्चुअल में आप कैंसर तो क्या किसी भी डिजीज़ को आप हील कर सकते हैं। एवरीथिंग इज माइंड गेम। बीमारी पहले आपकी सोच में आती है, आपकी नेगेटिव थॉट ही उसे मल्टीप्लाई करती चली जाती है। तो प्लीज़ क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के लिए आप मेरी एक और वीडियो है व्हाट आर एफर्मेशंस, उसके बाद उसमें टेक्निक्स बताई गई कैसे एफर्मेशंस करनी है, वो भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं जनरल डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहले तो जब आपको ये पता चला है कि कैंसर डायग्नोज हो गया है तो डोंट गेट पैनिक। हाँ, ये कहना आसान है कि डोंट गेट पैनिक, बट पैनिक होने से भी कुछ होना नहीं है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिजीज दैट यस हो तो गई है लेकिन मुझे ही इसे ठीक करना है, मैं ही हूँ जो इसे ठीक कर सकता हूँ। और कीप सर्चिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। जैसे मेरी एक किडनी पेशेंट को मैंने 6-7 साल पहले ठीक किया था और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल सारी वो अपनी लूज करके वो यहाँ पर आई थी और 6 महीने हमने उनकी हीलिंग्स करी, सब कुछ करा और उनका थॉट, उनका बिलीव, वो सब पैटर्न चेंज हुआ है, फेथ गॉट स्ट्रॉन्गर एंड टिल टुडे शी इज कम्प्लीटली हेल्दी, फाइन। तो इसी तरह से हम कैंसर पे भी वर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहला आपको अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा और आप सबसे पहले अपना बैगेज हटा के साइड पर कीजिए। जो भी आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं, अपने पास्ट को आप फॉरगिव करके, एक अगर आपको रेकी आता है तो हम उसमें पास्ट इवेंट्स को कैसे हील करना है, कैसे उनको रेकी देकर हम उनसे एक्चुअली उनकी उस वजह से क्रिएटेड नेगेटिव एनर्जीज को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी सिखाते हैं। और अपने बैगेज को जब कम करेंगे तो आपके लिए हीलिंग जर्नी और इजी हो जाएगी। सपोज जैसे आपको एक माउंटेन अगर क्लाइंब करना है तो वो माउंटेन क्लाइंब करते हैं या अगर हम बाय एयर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा वेट जो है वो डिसाइडेड होता है, एक लिमिट होती है कि हम इतना ही वेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो जब हम लाइफ की जर्नी पे आगे बढ़ते हैं तो हम क्यों अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलते हैं, पुरानी नेगेटिव चीज़ों को क्यों अपने साथ होते हैं। तो उसे वहीं पर उठाकर नीचे हटा दीजिए, उसे फेंक दीजिए, खुद के ऑर्डर से बाहर निकाल फेंकिए, तभी आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होगी। अपने थॉट प्रोसेस के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रोल है हमारे फूड का। जी हाँ, फूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के लेवल को, एनर्जी लेवल्स को पॉजिटिव करने में। लाइक अगर आप डिटॉक्सीफाइंग डाइट खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में डेवलप हो चुके हैं, जो वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, वो एक्चुअल में यू विल गेट रिड ऑफ ऑल दोज टॉक्सिन्स। इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि लुइस हे को कैंसर डिक्लेयर हो गया, तो जब उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया तो उन्होंने सर्जरी के लिए एकदम से हाँ नहीं बोली। उन्होंने अपने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे आप 3 मंथ्स का या कुछ ड्यूरेशन का उन्होंने टाइम मांगा। अब उसके साथ साथ उन्होंने किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ज्वाइन किया, जो उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट उनको गाइड किया और उसमें ज़्यादातर वो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, सारा जंक फूड उन्होंने छोड़ा और अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया न्यूट्रिशन के साथ। इसी दौरान जब लास्ट में जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गई, उनके दोबारा से टेस्ट हुए, तो डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्जरी, देयर इज़ नो कैंसर इन योर बॉडी। कैन यू बिलीव दिस? अगर आप चाहें तो आप ये बुक पढ़ के देख सकते हैं। यू विल रियली गेट मोटिवेटेड। जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर डिक्लेयर हो चुका है, वो अगर इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो उन्हें एक्चुअल में उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। सो फूड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं कि व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स अबाउट फूड। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि रेकी कैसे हेल्प करेगी। जैसे मैंने बताया कि
कॉमन रीज़न है 97% ऑफ कैंसर पेशेंट्स का क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप रेकी करते हैं, तो रूट चक्र और सेक्रल चक्र पे वो वर्क करता है, आपके डाइजेशन को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो रेकी उसमें हेल्प करती है। आपका एसिडिक लेवल अगर बढ़ा है तो रेकी सोलर चक्र में जब आप हीलिंग देते हैं तो आपके एसिडिक एल्कलाइन लेवल को भी डाउन लाने में रेकी हेल्प करती है। थर्ड थिंग, स्लीपिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी स्लीपलेस है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से आप कैंसर सेल से फाइट नहीं कर पाते। तो रेकी तो ऑलरेडी मेरे और भी कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि कैसे रेकी के साथ नॉर्मल 21 डेज की हीलिंग में स्लीपिंग जो है साउंड क्वालिटी हो गई और बहुत ज़्यादा चैन से वो लोग लंबी नींद लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रेकी एक्चुअल में इमोशनल ट्रॉमास पे तो बहुत खूबसूरती से काम करती है, और जो डीप रिजेंटमेंट है इन सब के साथ रेकी हील करने में, और रेकी की खूबसूरती है कि रेकी पता नहीं चलने देती है कि क्या हो गया। आज की बात करती हूँ, मेरे एक लास्ट वर्कशॉप में किसी ने रेकी सीखी थी, अब उनको डायबिटीज़ थी, और आज ही उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मेरे शुगर लेवल डाउन आ गए और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और ये बिल्कुल नेचुरली हो गया 21 डेज की हीलिंग में। तो कोई भी चीज़ है, एसिडिक लेवल, सोलर चक्र है, तो अपने आप को बैलेंस होने लगता है। इसके साथ साथ रेकी जब ये सब चीज़ें जो आपकी सेल्फ हीलिंग से हो जाएंगी, या अगर जिन लोगों को रेकी नहीं आती है वो आकर हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। जैसे मैं साउंड थेरेपी बहुत यूज़ करती हूँ कैंसर पेशेंट के साथ। तो जो लोग कीमो करवा रहे होते हैं, जिनकी सर्जरी तक हो चुकी है, तो उनके साथ साउंड थेरेपी यूज़ करती है और उनको कीमो में जितना पेन होता है उससे बहुत ज़्यादा कम पेन होता है और वो रिलैक्स होने लगते हैं, और वो जो जर्नी है, वो जो सफरिंग है, वो कम होने लगती है। इसके साथ साथ अगर किसी को ट्यूमर है तो उसके लिए हम साइकिक सर्जरी, जो कि लेवल 3 की टेक्निक्स हैं, मास्टर सिंबल्स के साथ होते हैं, उसमें हम साइकिक सर्जरीज तक कर डालते हैं। एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की, पर्टिकुलर एरिया की सर्जरी करके उसके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके साथ अगर इमोशनल ट्रॉमा है तो उसके लिए साइकिक अटैक एक टेक्निक है लेवल 3 की, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो आप ये डीलर्स पर आकर अपनी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, या डिस्टेंट हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, दोज हु आर सफरिंग, उनके लिए ओम मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं ओम मेडिटेशन ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री सिखाती हूँ। जो भी प्राणायाम उनके लिए रिक्वायर्ड है या जो भी मेडिटेशन उनके लिए रिक्वायर्ड है, दे कैन कम ओवर एनी टाइम। आई जस्ट प्रोवाइड दीज मेडिटेशन सेशंस फ्री फॉर देम, तो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। इसके साथ साथ क्रिस्टल हीलिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो हम पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ या क्रिस्टल हीलिंग और रेकी के और टेक्निक्स के साथ साथ करुणा रेकी के सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। करुणा रेकी में हम एक हीलिंग करते हैं जिसमें हम सिंबल्स के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हील करना सिखाते हैं। तो जो भी कार्मिक हीलिंग है, कई बार कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में आई होती है, ये हमने अपनी इस लाइफ में हमने क्या अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, पुअर लाइफस्टाइल जिया है, या हमने ध्यान नहीं रखा है अपनी हेल्थ का, वो भी रीज़न। कई बार रीज़न हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास। अब वो पास्ट लाइफ कर्मास का तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। करुणा रेकी के थ्रू कार्मिक हीलिंग हम देते हैं या सिखाते भी हैं करुणा रेकी में, जिसके थ्रू आप कैंसर का एक्चुअल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जितनी भी रेकी की टेक्निक्स की मैंने बात करी है, जैसे आपकी सेल्फ हीलिंग है, आप सीख के रेकी करते हैं खुद के लिए, या फिर आप यहाँ अगर कोई भी हीलिंग सेशंस लेते हैं, ये सब आपके लिए अल्टरनेटिव थेरेपी का काम करेंगे। आपका जो भी डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आप साथ साथ कंटिन्यू रखिए। इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, जिन भी पेशेंट्स की कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनको रेकी हीलिंग से बहुत ज़्यादा रिलीफ रहता है, उनको पेन नहीं होता है। अदरवाइज कीमोथेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट चलता है उसमें दैट इज़ वेरी पेनफुल, भूख भी नहीं लगती है, खाना पीना एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो रेकी हीलिंग के कॉम्बिनेशन से दे विल बी एबल टू हैव गुड डाइट। सेकेंडली, सफरिंग जो कैंसर पेशेंट की है वो कम हो जाती है। अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो 99% चांसेस है कि यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ। लास्ट स्टेज में है तो लेकिन जो उनका पेन और सफरिंग है वो ज़रूर कम होगा। अगर आप एक बार ठान लें, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड
nobody can stop you from healing yourself. आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए